Hello everyone. Welcome to Abhinav Physics. The topic that is going to be discussed in this class is projectile motion. Projectile motion. So the topic is projectile. Projectile motion. There are two type of projectile motion. ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात ये कि व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल है क्या, किसको हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे. सो प्रोजेक्टाइल इज सिंपली वन थिंग दैट जस्ट सपोज दैट यू हैव चॉक स्टिक दैट इज आई हैव इन माय हैंड. हर वो वस्तु जिसको आप ऐसी फेंक दें और फेंकने के बाद अंडर ग्रेविटी उसको जो है ऑब्जर्व करें, या हर वो ऑब्जेक्ट जिसको एक बार ग्रेविटी के अंडर फेंक दिया है और वो फ्रीली मूव कर रहा है, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो ऐसे मोशन को ही हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल. तो प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू ए बॉडी. प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू ए बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड विद सम इनिशियल वेलोसिटी. जिसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर दिया, एक बार उसको थ्रो कर दिया एंड देन वी ऑब्जर्व दैट, allowed to move freely under it. So what is the definition of projectile? Projectile is a name given to a body that is thrown under gravity and allowed to move freely. ठीक है, हम उसको थ्रो कर देते हैं एंड अलाउ कर देते हैं कि आप दो फ्रीली मूव करते हैं और उसी को ऑब्जर्व हम करते हैं, और यही क्या होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन. अब देखना ध्यान से, दो तीन चीजें हैं उसको समझना. जस्ट सपोज दैट अगर एक पार्टिकल है, आप उसको ऐसे ऊपर को फेंक रहे हैं, तो वो बस ऐसे ऊपर गया और वापस आ गया, ऐसे गया और वापस आ रहा है. और ये ऐसे जाके वापस आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इसको ऐसे वेलोसिटी दे रहा हूं. तो जब मैं इसको, तो किसी पार्टिकल को जस्ट सपोज दैट मैं वाई डायरेक्शन में थ्रो करता हूं, तो वो वाई डायरेक्शन में मूव करके वापस वाई डायरेक्शन में वापस आ जाता है. तो कोई भी पार्टिकल, याद रखेंगे, कोई भी पार्टिकल उसका एक सिंगल वन कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है ना, तो वो उस डायरेक्शन में बिना वेलोसिटी के चेंज नहीं होगा, उसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी. जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, तो क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी, तो ये ऊपर जाता है और वापस नीचे आ जाता है. ठीक है, लेकिन जब मैं प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करता हूं, तो आप देखेंगे कि वो दो मोशन चल रहा है. एक तो हॉरिजॉन्टली चल रहा है, मतलब वो मेरे से कुछ दूरी पे जा रहा है. जब मैं इसको ऐसे ही फेंक रहा था, तो ऐसे गया और वापस यहीं आ गया, तो उसका कोई हॉरिजॉन्टल, ऐसे उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया. तो इससे क्या प्रूव हो रहा है? इससे ये प्रूव हो रहा है, क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं. तो कोई भी पार्टिकल अपना कोई भी कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करे, वाई कोऑर्डिनेट चेंज करे, जेड कोऑर्डिनेट चेंज करे, वो बिना उस डायरेक्शन में वेलोसिटी हुए चेंज कर ही नहीं सकता. लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करते हैं, तो प्रोजेक्टाइल कैसे ऐसे मूव कर रहा है. अगर मैं देखूं उसको, तो प्रोजेक्टाइल, अब जब मैं प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो कर रहा हूं, तो प्रोजेक्टाइल ऊपर भी जा रहा है और मेरे से कुछ दूरी पे भी जा रहा है. तो मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वो वर्टिकली भी मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है. और ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब उसके अंदर वर्टिकली डायरेक्शन में भी वेलोसिटी हो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी हो. क्यों? जैसा कि यहां हो रहा है, यहां पे यही घटना घटित हो रही है. जब मैं इस प्रोजेक्ट, जस्ट सपोज दैट ये मेरे यहां मैं हूं, आई एम हियर, दिस इज ओरिजिन या ऑब्जर्वर, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, और मैंने इसको थ्रो कर दिया. तो जब मैंने इसको थ्रो किया है, तो अगर आप देखें तो प्रोजेक्टाइल ऊपर भी जा रहा है और प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है. जो प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये कितने ऊपर तक जा रहा है. और प्रोजेक्टाइल अपनी इनिशियल पोजीशन से हॉरिजॉन्टली कितना दूर गया, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. अब एक बात बताइए, जब पार्टिकल ऐसे भी चल रहा है और ऐसे भी चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने पार्टिकल को ऐसे जब थ्रो किया था, तो इसका मतलब मैंने इसको एक्स वाई प्लेन में थ्रो किया था. यहां पे क्या था, मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करा रहा था और ये वापस आ रही थी, एक्स डायरेक्शन में ही मोशन था. और रीजन क्या था कि इसके अंदर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मोशन है? द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट आई हैव गिवन इट द वेलोसिटी इन ओनली वन डायरेक्शन. मैंने ना इसको वेलोसिटी सिर्फ एक डायरेक्शन में दी है, दैट इज वाई डायरेक्शन, मैंने यहां इस केस में. लेकिन जब मैं किसी प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से थ्रो करता हूं, इस तरीके से ऐसे, इसको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन. एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन इसको बुलाया जाता है. और एंगुलर प्रोजेक्शन में बच्चे होता क्या है कि
पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं वो बिना किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अगर उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, और ऐसी अगर उसका एक्स डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर एक्स डायरेक्शन में भी कोई वेलोसिटी है। तो अब यहाँ बात करते हैं, ये एक वेलोसिटी के साथ मैंने इसको प्रोजेक्ट किया। ठीक है, इसको मैं v नोट लिख रहा हूं, लेकिन चलो आपकी कन्वीनियंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है u से डिनोट करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड वे लिखने का है वो v नोट ही है, बट यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे u। तो देखिए एक बार मैंने ऐसे थ्रो कर दिया है उसको, तो एक बार जब मैंने एक बार उसको थ्रो कर दिया, जैसे ऐसे अगर एक प्रोजेक्ट है तो ऐसे थ्रो कर दिया, तो जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में चलती है तो उसके उसी पॉइंट पे, यहाँ पे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी तो इसी पॉइंट पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है। अब एक काम करते हैं, इस वेलोसिटी के दो टुकड़े कर लेते हैं। एक टुकड़ा हो गया मेरा u cos थीटा और एक टुकड़ा हो गया मेरा u sin थीटा। वन कंपोनेंट इज u cos थीटा एंड अदर कंपोनेंट इज u sin थीटा। आई हैव टू कंपोनेंट। ठीक है, हमने पहले इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि एक वेक्टर के हम दो तरीके से टुकड़े करते हैं, और ऐसा होता भी, मैंने प्रैक्टिकली भी समझाया था आपको। तो देखिए ये वेलोसिटी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी x और y दोनों डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इसके अंदर x का हिस्सा कितना है, u cos थीटा, और y का हिस्सा कितना है, u sin थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का, ये तो इसको वर्टिकली लेके जा रहा है। देखो पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, जैसा कि यहाँ हो रहा है भाई, पहले पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया, और ये जो कंपोनेंट है ये पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली लेके जा रहा है। और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट में, अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू कंपोनेंट व्हाट विल हैपन, द प्रोजेक्टाइल विल मूव लाइक दिस। प्रोजेक्टाइल इज मूविंग लाइक दिस। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज इट हैव टू वेलोसिटी, vertically as well as horizontally. So vertical velocity is increasing its height, that is u sin theta, और जो horizontal velocity है ये इसको यहां से यहां लेके जा रहा है, और दोनों के अंडर combined effect of these two velocity, particle is moving like this and this is the projectile motion. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है हमारा, उसका पाथ कैसा होता है? उसका पाथ होता है पैराबोलिक पाथ। देखिए जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो सब पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, तो इसका जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल होता है वो पैराबोलिक होता है। इसके लिए आपको याद रखना कि पैराबोला की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 4ax²। ये बेसिकली क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन। तो अगर y इज इक्वल टू x² भी लिखा आ जाए ना, तो इसका मतलब ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला। और पैराबोला की इक्वेशन बच्चों ये होती है, याद रखना, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, और ये भी पैराबोला है। ये सब पैराबोलिक पाथ होते हैं, और इनकी इक्वेशन होती है 4ax², इसकी इक्वेशन होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसका पाथ जो होता है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये पैराबोलिक पाथ है, ये इट इज ए पैराबोलिक पाथ। तो बोलने से पैराबोलिक, हम ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या चाहिए, फिजिक्स रिक्वायर प्रूफ ऑफ एवरीथिंग। तो सबसे पहले इसके हम पाथ के, तो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन में दे चुका हूं, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसका पाथ कैसा होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। हम जो यहां पे पढ़ रहे हैं, नंबर 1 एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल अभी हम पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल है उसका रास्ता कैसा है। ठीक है, मान के चलिए कि मैंने एक बार इसको थ्रो कर दिया, और कुछ टाइम बाद, मान के चलिए वो टाइम t है, t टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पॉइंट p पे पहुंच गया। पार्टिकल कहां पहुंच गया, इस पॉइंट p पे पहुंच गया। इस पॉइंट p के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, मान के चलिए इसके कोऑर्डिनेट है x और y। तो देखो यहाँ पे, अच्छा एक बात और आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लो, नोट करके रख लो। क्या, देखिए ग्रेविटी ना हमेशा उस वेलोसिटी पे काम करती है जी, जब कोई ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो। जो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट, मतलब ये वाली जो वेलोसिटी होती है ना, ग्रेविटी उसको कभी प्रभावित नहीं करती है, नेवर अफेक्ट। ठीक है, जो अर्थ के सेंटर से दूर जा रहा है जी हमेशा उसके ऊपर काम करता है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये जो वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती,
दिस वेलोसिटी नेवर चेंजेस। बट ये जो u sin थीटा ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम अर्थ के सेंटर से दूर जा रहे हैं। जब अर्थ के सेंटर से दूर जाए तो ग्रेविटी हमें नीचे को खींचती है। तो g ऑलवेज एक्ट्स ऑन द वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे g काम करता है, हॉरिजॉन्टल पे कभी काम नहीं करता। तो यहाँ पे लिख लेना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये नेक्स्ट ईयर भी काम आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल में हम बात करेंगे लेट u इज इक्वल टू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसको भी हटा देता हूं भी पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल में, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। थीटा इज इक्वल टू क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है भाई, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं हम एंगुलर प्रोजेक्शन। अब हमने मान लिया कि लेट, अब हम करेंगे क्या, नाउ रिजोल्विंग u into its rectangular components, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ते हैं। तो नंबर 1 इज u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कभी नहीं बदलता, दैट नेवर चेंजेस। नंबर 2 इज u sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट, और ये चेंज होता है। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट उसको अर्थ के सेंटर से दूर लेके जा रहा है, वो अपवार्ड लेके जा रहा है। जब वो सब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो फिर वापस आ जाएगा। तो भाई अब देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रूव करते हैं कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होता है, रास्ता क्या होता है। तो जब हम पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालेंगे तो हम x और y की एक इक्वेशन बनाएंगे, और उस इक्वेशन को बनाने के बाद उस इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे कि वो इक्वेशन आ कैसी रही है। क्या वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है या इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जितने भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे x और y, अगर इन सब की पावर 1 है तो वो हमारी जो होगी लीनियर इक्वेशन होगी, तो वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी। अगर उसकी पावर अदर देन 1 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होगी। तो अब देखते हैं उसमें से किसी भी वेरिएबल की पावर। तो हमने मान लिया, अब इसकी हेडिंग इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा। तो लेट एट एनी इंस्टेंट t द पार्टिकल इज एट पॉइंट P पे है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। तो इसका मतलब ये हुआ कि t टाइम में पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टली तो x डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये x डिस्टेंस ट्रैवल किया है हॉरिजॉन्टली t टाइम में, और उतने टाइम में इसने जो ये वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये कितना किया है, y। तो इट हैव टू कंपोनेंट, बट कंपोनेंट इज x and the other component is y, so it have two component, one component is x and other component is y। तो x कंपोनेंट किसकी वजह से चेंज हुआ है, इस वेलोसिटी की वजह से, और y कंपोनेंट किस वजह से, वेलोसिटी की वजह से चेंज हुआ है, u sin थीटा की वजह से। देन अब हम ना इसको पूरे के पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में ऑब्जर्व करेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी या वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल, और उसी से सब निकल जाएगा। अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल की बात करूं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है x, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। वैसे फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और t कितना है, t, प्लस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सक्लेशन कितना है, पढ़ा है ना, s इज इक्वल टू ut हाफ at स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो s की जगह तो आ गया x, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, इसको ले लेते हैं मैं ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन,
ux। देखिए u cos थीटा अपने आप में कंप्लीट वेलोसिटी है। अब यहाँ cos थीटा की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि u cos थीटा को मैं ux लिख रहा हूं और इसको लिख रहा हूं मैं uy। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज uy। ठीक है, तो यहाँ पे ये एस्केलेशन क्या होगा x डायरेक्शन में ax into t, बट एस्केलेशन इन x डायरेक्शन में तो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि ग्रेविटी तो उसके ऊपर ही काम करती है ना जो ऊपर जा रहा है। बाकी तो जब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहती है हमारी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस्केलेशन इज जीरो। तो यहाँ पे ax इज इक्वल टू तो हो गया जीरो। तो हमारे पास t इज इक्वल टू कितना आ गया? t इज इक्वल टू आ गया हमारा x अपॉन u cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ऊपर से साफ कर रहा हूं मैं। अब इसकी वेलोसिटी को दूसरे वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है y। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू होगा uy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी t है और यहाँ भी t है। वो इसलिए है क्योंकि जब पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो इसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं और एक साथ साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही चेंज हो गए, एक साथ ही चेंज हो रहे हैं। तो देखना है यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू ए वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ ए वाई जीरो नहीं होगा क्योंकि वर्टिकली तो क्या होता है, g काम करने लगता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? यू वाई तो हो गया मेरा u साइन थीटा। अब इस इक्वेशन से t की वैल्यू रखो। t इज इक्वल टू कितना? x अपॉन यू कोस थीटा, x अपॉन यू कोस थीटा प्लस 1/2 ए वाई कितना है? माइनस जी और t फिर से रखो तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए u से तो u कट गया, तो y इज इक्वल टू आ गया x टेन थीटा माइनस 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। और अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे t खत्म हो गया। अब जो इक्वेशन आ रही है x और y की फॉर्म में आ गया। अब देखो यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर क्या है? 2 है। तो ये क्या होगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो द पैराबोलिक पाथ। तो दिस इज अ पैराबोलिक पाथ, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ quadratic equation. So the path of projectile is parabolic. जो प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ क्या है? पैराबोलिक है। अब हम बात करते हैं, देखो, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ध्यान से समझेंगे। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देखिए मतलब प्रोजेक्टाइल कितने ऊपर तक जाएगा, है ना, क्योंकि ये ऊपर भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है। तो ऊपर कब तक जाएगा या कितने ऊपर जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। इसको हटा देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी थी यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, HEIGHT, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी होगी? व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल कितने ऊपर तक जाएगा, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं h से, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब एक बात बताइए, अगर प्रोजेक्टाइल की हाइट की मैं बात करूं तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट, देखिए जब ये ऐसे ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा? इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि g क्या हो रही है? इसकी वेलोसिटी को लगातार डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूं एट हाइट h, इसकी फाइनल वेलोसिटी को लिख रहा हूं मैं vy इज इक्वल टू होगा मेरा जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। uy इज इक्वल टू कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या थी? u sin थीटा, जिसकी वजह से ये जा रही है। ओके और डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और ए वाई इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस जी होगा। माइनस जी क्यों होगा? आपको पता ही है, क्योंकि जब कोई चीज ऊपर जा रही है तो जी नीचे की तरफ काम करता है, तो माइनस जी होगा। अब देखिए इसको फर्दर पढ़ते हैं।
तो अब इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2। नहीं ये नहीं लगेगा, टाइम तो निकालना नहीं है, हाइट निकालनी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड रिलेशन। थर्ड रिलेशन इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो वो क्या होगा, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू एच। एच क्योंकि y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना h है। अब ये तो जीरो है, माइनस यू वाई कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, पहले 2g। अब इस माइनस से ये माइनस कट गया। अब देखना h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट ऑफ द प्रोजेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब देखते हैं आगे चलते हैं। h जो होगा मैक्सिमम होगा एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखना ध्यान से, अगर आप प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तो इसकी सारी वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में यूटिलाइज हो रही है। क्योंकि अगर थीटा इज इक्वल टू 90, अगर बिल्कुल ऐसे में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में तो जाएगा ही नहीं ना। तो इसकी इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो सारी की सारी ऊपर ही यूटिलाइज होगी। तो हाइट मैक्सिमम होगी व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री होगा, सॉरी 90 डिग्री होगा। अब थर्ड पॉइंट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब प्रोजेक्टाइल कितनी देर हवा में है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है भाई, कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट टी। देखिए एक बात बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है पार्टिकल कितनी देर हवा में है। अब इसको सोच के देखना ध्यान से, पार्टिकल को हवा में रखने में u cos थीटा का कोई रोल नहीं है। u cos थीटा तो इसको सिंपली ऐसे लेके जा रही थी, किसका रोल है, इसका रोल है। क्यों, क्योंकि जितनी देर पार्टिकल को ऊपर जाने में लगेगी उतनी देर वापस नीचे आने में लगेगी, और जैसे ही पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आएगा, जैसा कि यहाँ, उतनी देर में ये जो ये वेलोसिटी है पार्टिकल को यहाँ लेके चली जाएगी। और जैसे ही यहाँ होगा, यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड टकरा जाएगा, और ग्राउंड पे टकराने की वजह से ये वेलोसिटी सिर्फ इसलिए ये रुक जाता है, ऐसे ना चल पाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए ये वेलोसिटी इसको ऐसे लेके जाएगी, ये वेलोसिटी इसको ऊपर लेके वापस नीचे आएगी। ध्यान से सुनना। तो होता क्या है बेसिकली, द थिंग दैट हैपन कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है, द वर्टिकल वेलोसिटी, ये तो पार्टिकल को कैसे ऊपर लेके जा रही है और नीचे ला रही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पार्टिकल को ऐसे लेके जा रही है, तो अंडर कंबाइंड इफेक्ट दोनों ऐसे चल रही है। तो ये वाली जो वेलोसिटी है, इसका तो सिंपली काम इसको ऐसे लेके जाना था। ये जितनी देर हवा में रहेगा उतना ही ये इसको आगे खींच के ले जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे जा रही है ना, तो मतलब क्या हुआ कि ये वेलोसिटी ऐसे जाके और जैसी ऐसे आई तो ग्राउंड पे टकराए, जैसे ही टकराएगी तो इसकी मजबूरी हो जाएगी कि अब ये इसको ऐसे नहीं ले जा पाएगा। तो देखा जाए तो पार्टिकल ऐसे जाके वापस आने में जो टाइम लग रहा है वही इसका क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और पार्टिकल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उसके उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकल को ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा है उसका डबल कर देंगे बस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इट विल बी ट्वाइस द टाइम टेकन टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है प्रोजेक्टाइल उसका डबल कर देंगे। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t, और यहाँ पे स्मॉल t क्या है, टाइम टेकन टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास ये हो गया क्या, ये। तो अब एक बात और बताओ, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा। अब आप ये भी सोचोगे सर इनिशियल वेलोसिटी तो u है, नहीं, इसको ऊपर ले जाने में जो वेलोसिटी यूटिलाइज हो रही है वो तो u साइन थीटा ही है ना। तो अब यहां पे देखेंगे क्या, uy इज इक्वल टू u साइन थीटा, ay इज इक्वल टू माइनस जी uy ay,
अब देखते हैं, इसको निकालते हैं। टाइम निकालना है, हम फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? 0 होगी, तो हम किसका यूज करेंगे? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ये तो 0, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, ये इस तरफ आ जाएगा। जी इंटू टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। दिस implies that t is equal to 2t, that is equal to 2u sin theta upon g. This is the time of flight. This is called the time of flight. वो कितनी देर हवा में? 2u sin theta upon g. This is the time of flight. अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है ये इनिशियली, ये कितनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर गया, उसी को बोलते हैं हम रेंज। और ये ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी अधिकतर इसमें से ही बनता है। दिस इज कॉल्ड रेंज। इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर तक गया, ये हमारी रेंज होती है। अब ध्यान से देखना सभी, प्लीज एवरीवन। तो रेंज निकालने के लिए आपको देखिए, छोटी सी बात है, जितनी देर वो हवा में है उतनी देर में ये इसको कितनी दूर तक खींच के ले जाएगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, इसका काम तो सिंपली इसको ऐसे मूव कराना था। अब पार्टिकल जितनी देर हवा में है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, उतनी देर में ये इसको कहां तक खींच के ले गया, वही इसकी रेंज होगी। तो रेंज की मैं बात करूं, रेंज इसको समझ लेना ध्यान से। रेंज आर, फिर से बता रहा हूं, देखिए पार्टिकल को जितना टाइम ऊपर जाके वापस आने में लग रहा है, उतनी देर में ये कितनी दूर लेके चला जाएगा, बस वही रेंज होगी। और ये वाली वेलोसिटी के अंदर तो एक्सलेशन भी नहीं है, तो इसमें तो सिंपल फॉर्मूला रहेगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि जितनी देर में ये वापस गया, ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर गया फिर वापस आया, उतनी देर में ये इसको यहां से उठा के यहां ले जाएगी। और यहां आते के साथ ही ये वाली वेलोसिटी इसको ग्राउंड से टकरा देगी और इससे पार्टिकल वहीं रुक जाएगा। बाकी पार्टिकल को मूव कराने में हॉरिजॉन्टली इस वेलोसिटी का कोई रोल नहीं, सिर्फ एक रोल है कि ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे आके ऐसे काम करेगी नीचे की तरफ और ये ग्राउंड से टकरा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो जितनी देर हवा में है उतनी देर में ये इसे कितनी दूर ले जाएगा, वो इसकी रेंज होगी। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल भाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू आर होगा, उसको ये रेंज बोलेंगे हम। और यू एक्स इज इक्वल टू कितना है, यू साइन थीटा। टी कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर है वो हवा में। और थर्ड पॉइंट इज ए एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू तो 0 है, क्योंकि ये कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला लगाओ अपना, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब ए एक्स तो हो गया 0, तो एक्स इज इक्वल टू तो हो गया आर, यू एक्स इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, अभी अभी किया था हमने 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u, ये साइन नहीं है, कोस है, यहां भी कर देता हूं, सॉरी, 2u कोस थीटा अपॉन जी। तो ये हो गया मेरा u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी। अब आपको एक चीज, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है हमारा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसका उल्टा, और यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये क्या होगा, r इज इक्वल टू होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 है, 2 थीटा साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर मैक्सिमम कब होगा, व्हेन आर विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो आर मैक्सिमम होगा भाई व्हेन, देखो यहाँ पे आर की वैल्यू कहीं ना कहीं, अगर मैं इन दोनों को फिक्स मान लूं तो आर की वैल्यू कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पे 1 होती है। तो आर इज इक्वल टू मैक्सिमम कब, व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू
1, क्योंकि साइन की वैल्यू 1, या मैं ये लिख दूं 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या थीटा इज इक्वल टू 90/2, दैट इज 45 डिग्री। तो जितने भी एथलीट होते हैं वो अपनी रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो जेवलिन थ्रो हो या लॉन्ग जंप हो, तो वो प्रैक्टिस करते हैं कि मुझे कैसे भी करके 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करना है, जिससे कि मेरी रेंज मैक्सिमम हो। क्योंकि याद करिए, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम था 90 डिग्री पे और हाइट भी मैक्सिमम था 90 डिग्री, लेकिन रेंज जो होती है वो कितने डिग्री पे होती है? रेंज होती है बच्चों 45 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। रेंज इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री। अब चलते हैं भाई आगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है नोट करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट देखना ध्यान से। अगर मैं दो एंगल लेता हूं, एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, मैं अगर दो एंगल लेता हूं, आर जो होगा विल बी सेम, आर जो होगा वो सेम होगा। और ऐसा होता भी है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। कैसा होता है ध्यान से देखना, एक बॉल को आपने ऐसे थ्रो कर दिया, ये यहां पहुंच गई और यहाँ पे एक बच्चे ने कैच ले लिया, उसी बॉल को आप ऐसे भी थ्रो करेंगे तो भी इसके पास ही पहुंच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यू सेम यूज कर रहे हैं यहाँ भी, लेकिन आप दो एंगल ले, एक एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होता है। अगर इन दोनों एंगल पे आप इस बॉल को थ्रो करेंगे तो वो एक ही सेम जगह पे जाके गिरेगी, बस यहाँ पे हाइट ज्यादा होगी और यहाँ पे हाइट कम होगी। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको इस बात को याद रखना है। तो कैसे करेंगे भाई? तो आर विल बी सेम, और इसको मैं प्रूव करके भी दिखाता हूं। देखो केस वन इसमें लेते हैं एट एंगल थीटा, एंगल थीटा पे आर कितना होगा? आर इज इक्वल टू होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अगर मैं एंगल 2 लेता हूं, एंगल 90 माइनस थीटा, मैं ये एंगल लेता हूं, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 92, एंगल अब 90 माइनस थीटा, एक बार एंगल क्या था? थीटा था, तो साइन 2 थीटा आ गया, 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब देखो ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। और साइन 180 माइनस थीटा इसको आप कंप्लीटली एक एंगल मान लो, तो साइन 180 माइनस एंगल इज इक्वल टू होता है साइन एंगल। तो ये हमारे साइन के रूल, ये रूल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इसको आपको याद रखना है। तो ये क्या होगी हमारी रेंज, देखना अब भी सेम आ रही है ना, और पहले भी सेम थी। अब देखना ध्यान से, एक क्वेश्चन है अगर एक प्रोजेक्टाइल को मैं 15 डिग्री, अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री, एक एंगल है एट एंगल, अगर मैं एक एंगल रख रहा हूं थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, दूसरा एंगल 75 डिग्री, 75 क्या हुआ? 90 माइनस 15 हुआ ना। अगर आप इन दोनों एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो ना, तो वो सेम दूरी पे जाके गिरेगा, वो सेम दूरी पे जाके गिरेगा, मतलब उसकी जो रेंज होगी वो सेम होगी, कितने पे? थीटा पे और 90 माइनस। अगर आप एक एंगल लेते हो, 35 डिग्री, तो 55 डिग्री पे भी सेम रेंज आएगी जो 35 डिग्री पे। ये बात आपको यू हैव टू रिमेंबर। अब इसमें लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी किसी भी टाइम पे। ठीक है, देखिए एक बात तो निश्चित है कि जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना, ये u, ये एक बार आपने इसको दे दी थी, तो ये पहले लगातार डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बच्चों ये है कि ये वेलोसिटी तो फिक्स बनी रहती है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है u वाली, ये क्या हो रही है? ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर g काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? g काम कर रहा है। तो अब यहां ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को, तो हेडिंग इज वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होगी। ध्यान से देखना, जब मैंने इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया तो इसकी ये वेलोसिटी तो है ux, और ये कभी चेंज नहीं होती, ux तो कभी चेंज नहीं होती, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। इनिशियली ये ui थी और ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। मान के चलिए ये पॉइंट P है,
तो यहाँ पे यू एक्स तो एज इट इज बनी रहेगी, और यहाँ पे जो ये वाली वेलोसिटी होगी ये लगातार डिक्रीज हो रही है शुरू में, तो मान के चलिए कुछ टाइम बाद ये कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है वी वाई। यहाँ पे वी वाई का मतलब है फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद। तो देखिए क्या होगा, इसके अंदर क्या घटना घटित होगी, तो ध्यान से देखना। तो अगर मैं वी वाई की बात करूं तो वी वाई इज इक्वल टू क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट, तो लेट आफ्टर टाइम टी पार्टिकल मतलब प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी पे टी टाइम बाद। तो इसके अंदर दो वेलोसिटी है, एक ए वेलोसिटी और एक वेलोसिटी, और इन दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो ए होगा पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो वेलोसिटी है, अब इसकी ये वेलोसिटी तो फिक्स है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये तो लगातार चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अब मैं बात करूं और ये 90 डिग्री पे काम करे तो फॉर्मूला याद करो, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा 90 डिग्री है तो r इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वेक्टर a क्या है ux और वेक्टर b क्या है vy। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो vy इज इक्वल टू क्या होगा, vy इज इक्वल टू होगा uy, है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, तो uy माइनस g इंटू टी, और uy इज इक्वल टू क्या है, u sin थीटा माइनस g इंटू टी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया vy। अब देखना ध्यान से भाई, तो अब इसको निकालते हैं, ये फाइनल वैल्यू, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट vt, इसको vt बोलेंगे, तो vt इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट vy स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। तो अंडर रूट vy इज इक्वल टू कितना है, u sin थीटा माइनस g इंटू टी का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है u स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला ओपन करना है हमने, और जब हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u(g)t साइन थीटा प्लस u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ, u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला vt इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा, vt इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, तो ये होगा u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u(g)t साइन थीटा। और एक बात और नोट कर लेती है, आपको ध्यान रखना है क्या, कि कई बार ना वो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पूछ लेता है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर मान के चलिए, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, वेक्टर a, ये वेक्टर b, तो इसकी डायरेक्शन ये मान के चलिए इनका रिजल्टेंट r है। तो आप याद करो, ये मान के चलिए एंगल बना रहा है फाई, तो ये पूरा एंगल तो देखो इनके बीच में थीटा है। तो मैंने आपको डायरेक्शन निकालने का बताया था कि tan फाई इज इक्वल टू क्या था हमारा, tan फाई इज इक्वल टू था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये हमारा tan फाई आया था अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये हमारा tan फाई। ऐसे ही यहाँ पे जब पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, देखना ध्यान से, जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो किसी भी समय पार्टिकल मान के चलिए इसके अंदर ये ux है और ये क्या है uy है, तो इसका रिजल्टेंट ये आ गया वेलोसिटी एट एनी टाइम। इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, तो डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन ये न्यूमेरिकल भी है एक एनसीईआरटी में, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होगी किसी भी टाइम वो कैसे होगी, वो यहाँ पे ये एंगल जो होगा इसका, ये मान के चलिए फाई है, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, tan फाई यहाँ पे बना लो, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस, तो uy अपॉन ux, ये uy नहीं है vy है, क्योंकि ये तो चेंज हो रही है ना लगातार, तो ये vy, और vy इज इक्वल टू कितना है, u साइन थीटा माइनस gt अपॉन u कोस थीटा। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स, ये सबसे लास्ट का न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में, प्लीज उसको ओपन करके देख लेना।
cos थीटा। तो आप इस तरीके से इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस अप्रोच। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, this is the end of the topic, very important topic. In the next class we will discuss about the horizontal projection. बहुत आसान सा है, मात्र 5 मिनट 10 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर मतलब जब चीजें चलती हैं एक सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। और तब हम आपको बताएंगे सेंटीपिटल एस्केलेशन क्या होता है, व्हाट इज द सेंटीपिटल एस्केलेशन, व्हाट द सेंटीपिटल एस्केलेशन इज, वो होता क्या है। So next chapter is going to be very important. Sorry, next topic of the same chapter. इसी चैप्टर का जो है टॉपिक जो है नेक्स्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। So this is the end of the lecture. मुस्कुराते रहिए हमेशा और पढ़ते रहिए। देखिए टाइम बहुत प्रीशियस होता है, टाइम इज वेरी प्रीशियस। अगर आप टाइम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। टाइम, और सबसे बड़ी बात ये सब कुछ लौट के आ सकता है, सब कुछ है ना, बट टाइम नहीं आएगा। टाइम तो एक बीतता जा रहा है, सबका बीत रहा है, मेरा भी बीत रहा है, आपका बीत रहा है। लेकिन आपने अगर सही समय पे सही काम किया है ना अपने करियर के लिए, तो वो आपको पक्का उसको कैश करेगा, वो आपको पूरी जिंदगी देगा। वो सब देगी, आज की हुई मेहनत आपको पूरी जिंदगी रिलैक्स देगी। ठीक है, अभी जैसे मैं एक नीतू मैम है एसएससी इंग्लिश में बड़ा शानदार पढ़ाती हैं, तो वो इंग्लिश की तैयारी, मैं उनका एक वीडियो देख रहा था। मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके सामने, चीज है ना, वो तो भाई बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने बोला हुआ था कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमारे माँ बाप को हम भारी दिखाई देने पड़ते हैं और उनका एटीट्यूड हमारे प्रति चेंज हो जाता है। इनफैक्ट जब हम 12th के पास, और हम वो ना हमें अब बोझ समझने लगते हैं कि भाई ये कुछ नहीं करता, ये वो है ना, बट ऐसा नहीं है। माँ बाप हमें ना कभी बोझ नहीं समझते, बशर्ते कि एक्चुअली बात ये है कि माँ बाप ना आपके वर्तमान को देख के आपका फ्यूचर जज करने लगते हैं कि ये आज जवान है, इसके अंदर एनर्जी है, उसको इस सही दिशा में नहीं लगा रहा है, तो जब ये बड़ा होगा और इसके पास कोई स्किल नहीं होगा और तब हम भी नहीं हो शायद, तो ये कैसे सर्वाइव करेगा। तो माँ बाप की वो कंसर्न होती है। माँ बाप के लिए बच्चे कभी भारी नहीं होते, माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे होते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा सफल रहे। और इसीलिए 12th के बाद आप अपने माँ बाप का एटीट्यूड देखना, आपके प्रति बदल जाएगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और उनकी दुश्मनी नहीं है, वो ये नोटिस करने लगते हैं कि यार ये 12th क्लास इसने पास कर लिया, इसके अंदर कोई स्पार्क ही नहीं है, कुछ नया कर गुजरने का जुनून ही नहीं है। और अगर इसको ये हैबिट एक बार यंग एज में जनरेट हो गई, हर समय मोबाइल फोन, इंस्टा एंड इन सब की, तो ये पूरी जिंदगी इसी में निकाल देगा। और वो इस बात को लेके इसलिए इतने चिंतित रहते हैं, और आपको या हमें ये लगता है कि वो मतलब उनका एटीट्यूड हमारे लिए बदल गया है, बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। बिटर ट्रूथ इज दैट, जो मैंने अर्लियर बोला है, अभी अभी मैंने बोल के निपटाऊं मैं, कि हमारी लाइफ में वो हमारे करियर, हमारे फ्यूचर को लेके उन्हें लगता है कि आज हम हैं, कमा रहे हैं, ठीक है, बट जब ये हमारे स्तर पे आएगा और इसके पास कोई स्किल नहीं होगी, कोई जॉब नहीं होगी, तो ये करेगा, और वो अपनी जगह ठीक है। खैर, दिस वाज द फैंटास्टिक लेक्चर एंड थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर टू मैक्सिमम स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।